हाय एवरीवन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर ही हैं, या फिर आपने प्रीलिम्स में कई बार फेलियर्स फेस किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सी एनसीईआरटी है जिन्हें पढ़ना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप इजिली 1/3 ऑफ द कट ऑफ मार्क्स फेच कर सकते हैं, एंड कौन सी ऐसी एनसीईआरटी है जिन्हें आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अगले 4 पॉइंट्स में आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन एनसीईआरटी को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। सबसे पहले ये समझते हैं कि एनसीईआरटीज यूपीएससी एग्जाम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एनसीईआरटीज आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ही मार्क्स फेच करने में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर मेंस एग्जाम एज वेल। बिकॉज मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एरा बेस्ड, पीरियड बेस्ड या टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड एक सब्जेक्ट की पूरी टाइमलाइन एनसीईआरटी से बेटर किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं दी हुई है, एंड दैट्स माय गारंटी। बिकॉज एनसीईआरटी में लेवल बाय लेवल एंड क्लास बाय क्लास हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, इन डेप्थ एंड इन डिटेल्स एज वेल। ठीक है। और जहां तक बात रही प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की एक सिंपल सी बात समझो। प्रीलिम्स का सिंपल फंडा है कि वो एक ब्रेन गेम है, जहां एग्जामिनर आपको जज कर रहा है कि आपके पिछले मंथ्स में जो भी आपने हार्डवर्क एंड एफर्ट्स डाले हैं, उससे आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि आप इस स्टेज को क्लियर कर लो। प्रीलिम्स में किसी को भी 40 से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा तो आता नहीं है। एक लिमिट ऑफ क्वेश्चंस के बाद पूरा गेम डिपेंड होता है इंटेलिजेंट गेसिंग पे, और एक अच्छी इंटेलिजेंट गेस बनती है आपके कितने बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उस पर। ठीक है। अगर आपके ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ईजिली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको सही आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन का आता है या नहीं। सही आंसर तो छोड़ दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है या नहीं, एंड दैट टू विद रीजन। एंड एक अच्छी फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका बनेगा एनसीईआरटी से। क्योंकि देखो, बच्चे कई स्ट्रीम से आते हैं, कुछ कोई साइंस स्ट्रीम से है, कोई कॉमर्स से है, तो कोई आर्ट्स से है। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, या किसी को किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो एनसीईआरटी से सिंपल भाषा में एक सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, आप खुद सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ इस बात में। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं अपने ही एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने भी इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन के दौरान में मिस्टेक्स करी हैं, स्पेशली एनसीईआरटीज को लेकर के। मैं भी स्टैंडर्ड्स बुक के पीछे भाग रही थी कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, पॉलिटी की सारी एनसीईआरटीज छोड़ दी और सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पढ़ी, जैसे कि ज्योग्राफी की 11th एंड 12th की, एंड हिस्ट्री की ओल्ड वाली एनसीईआरटीज। एंड अल्टीमेटली मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, फेलियर्स मिले। उसके बाद मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, एनालाइज किया दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड देन आई करेक्टेड देम, आई फॉलोड द एनसीईआरटीज, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि प्रीलिम्स के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से होते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे या इनडायरेक्टली आपको एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट कि आपके साथ भी सेम चीज़ रिपीट हो, तो प्लीज़ आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज फर्स्ट। मेन हर्डल आता है कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द एनसीईआरटीज। नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें या दोनों ही पढ़ लें, या कुछ महान व्यक्ति ऐसे होंगे जो सोचेंगे एनसीईआरटी स्किप ही कर देते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं और समरी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की जो मार्केट में अवेलेबल है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चंस अगर किसी नई स्टैंडर्ड बुक से आ गए तो सारे बच्चे उस बुक के पीछे भागते हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, वो भी उस बुक को प्रमोट करने लगते हैं, या फिर वही सोल्यूशंस अपने मटेरियल में छाप के अपने आप को प्रमोट करने लगते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो। बट लेकिन इसके बाद ये माइंड में आता होगा कि क्या करें फिर, कैसे पढ़े सारे सब्जेक्ट, कैसे कवर करें इतनी सारी एनसीईआरटीज। तो उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको इस वीडियो में तो सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज बता ही रही हूँ एक वाइडर फ्रेमवर्क में, बट लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में आप कवर कर सकते हो प्रैक्टिकली, एंड उसको अपने ऑप्शनल या स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में आप कैसे एसोसिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक वीडियो में सब कुछ बता दूंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जिससे आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किसको प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा दें, किसको थोड़ा सा कम दें, जिससे आपका रिविजन भी ईजी हो जाए करना। सो डोंट वरी एट ऑल, इट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिटी की एनसीईआरटी से। तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 3 बुक्स हैं क्लास 6, 7th एंड 8th के लिए, जिन्हें आपको पढ़ना है।
उसके बाद क्लास 9th एंड 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ जाती है। अब यहाँ पे अगर किसी के पास टाइम कम है पॉलिटी के एनसीईआरटीज़ के लिए तो आप ये 3, 6, 7, 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्किप कर सकते हो। हालांकि हाँ, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सोसाइटी के भी थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, सो इट विल हेल्प यू इफ़ यू कैन रीड इट, प्लीज़ डू रीड इट। अदरवाइज 9th एंड 10th की तो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या नहीं, इट विल बिकॉज सप्लीमेंट योर लक्ष्मीकांत, ठीक है। 11th की ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसको नहीं पढ़ना है, इट इज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स, इफ दे वांट टू रीड इट दे कैन। एंड 12th में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये दोनों की दोनों आपके मेंस के लिए हैं, मेनली उसके लिए काम आएंगी। अच्छी बुक्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। पर लेकिन अगर आप सिर्फ प्री पे फोकस करने वाले हैं तो आप मिनिमम एक बुक ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो 3 बुक 9, 10 एंड 11th की ये वाली, और नहीं तो आई विल गिव यू अ सजेशन, आप क्या कर सकते हो कि 6 to 8 ये वाली जो थी इनके आप एक रीडिंग दो, इनके नोट्स बनाओ। बिकॉज आप खुद भी लॉजिकली सोचो, पॉलिटी की इतनी सारी एनसीईआरटीज़ आप रिवाइज तो कर नहीं सकते, और मिनिमम एग्जाम में 3 रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करो कि इनके नोट्स बना लो छोटे छोटे। एक बुक के आप कोशिश करो कि 4-5 पेजेस में नोट्स बना लो A4 साइज़ पे, दोनों साइड्स मिला के, तो मैक्सिमम 10 पेजेस हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 30 पेजेस आपके हो जाएंगे 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज़ के लिए, अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है तो। इससे ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि वो रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा, एक बुक के ही बराबर हो जाएगा। और मैं आगे भी बताऊंगी कि जहाँ जहाँ आप नोट्स बना सकते हो, एंड विच विल हेल्प यू बिकॉज इट हेल्प मी इन माई प्रिपरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट ही क्लास 9 से होती है, इस 6 to 8 एनसीईआरटीज़ आती ही नहीं। क्लास 9th एंड 10th में बिल्कुल बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के। अगेन आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ो और नोट्स बनाओ। मैंने भी नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको अब हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहाँ पे आपको हमारे इकोनॉमी के क्लास 9th एंड 10th के नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि हमें कैसे बनाना चाहिए। हाँ, इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो है ये वाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस इट। एंड 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज यूपीएससी में हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस होता है ज़्यादा, तो 12th की ये वाली बुक आपको पढ़नी है। अगेन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है तो आपको मिनिमम ये बुक तो पढ़नी ही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस, माइंड इट। एंड इस बुक में हाँ ब्यूटिफुली टाइमलाइन दिया हुआ है अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो येस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें। 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ ले, जीसी लियोंग पढ़ ले, या सारी पढ़ ले, कुछ समझ नहीं आता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के लिए ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप एनी, ठीक है। क्लास 6 की द अर्थ आर हैबिटेट, 7th की आर एनवायरमेंट, 8th की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 9th एंड 10th की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2, 11th की फिजिकल जोग्राफीज, वर्ल्ड फिजिकल या फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी एंड इंडियन फिजिकल जोग्राफी, और 12th की 2 बुक्स हैं, ह्यूमन जोग्राफी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, प्लीज़ इन सभी को पढ़ना एंड सभी को रिवाइज करना, बहुत हेल्प होगी प्रीलिम्स के पेपर में। और अगर टाइम लिमिटेड है, नहीं पढ़ पा रहे हो किसी रीज़न से, तो क्या करो, 11th एंड 12th की तो 4 बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़ें, बिकॉज हिस्ट्री की जो मेजर प्रिपरेशन है वो सिर्फ एनसीईआरटीज़ पे डिपेंडेंट है, चाहे प्री हो चाहे मेंस। तो आप ये समझो, ओल्ड एनसीईआरटीज़ और न्यू एनसीईआरटीज़, पिछले कुछ सालों से ऐसे पेपर्स आ रहे हैं कि ये दोनों की दोनों पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस अब बन चुकी है। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि आप ये बिल्कुल ही छोड़ दो, इट इज़ अवॉइडेबल टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो ओल्ड में ये एंशिएंट इंडिया की आती है, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, देयर इज़ नो इफ एंड बट इन इट, ठीक है। एंशिएंट एंड मेडिवल आई थिंक आप दोनों की दोनों क्लास 11th की हैं,
एंड मॉडर्न इंडिया है आपकी क्लास 12th की। ये मस्ट है पढ़ना, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। एंड हाँ, अगर आप स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हो एज ए स्टैंडर्ड बुक रीड करने का, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप फिर ये वाली जो है मॉडर्न इंडिया की, इसको आप स्किप कर दो और आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इवन दैट इज़ ओके। बट ये जो दोनों हैं, एंशिएंट एंड मेडिवल, प्लीज़ डोंट स्किप इट, डोंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग दीज 2 बुक्स। अगर हम न्यू एनसीईआरटीज़ की हिस्ट्री में बात करें तो आर पास्ट की क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों में जो है वर्जन्स आते हैं उसी सीक्वेंस में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद 9, 10th में आपके तो ये दोनों की दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स हो जाती हैं, जो अगेन आपके मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। 11th में भी जो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये अगेन आपके मेंस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री का, और उसको रीड कर सकते हो। इवन दैट विल सफाइज योर प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, एंड आउटपुट रेशियो पे आपको देखना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सो यू कैन डेफिनेटली स्किप दीज 3 बुक्स if you don't have time, but if you do, then please do read them, because I read them and they are very beautifully written books on world history. और क्लास 12th में अगर हम बात करें तो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स आते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें जो पार्ट 1 है वो आपका एंशिएंट है, पार्ट 2 मेडिवल है, एंड पार्ट 3 अगेन मॉडर्न है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो 3 ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री की, और जो ये 3 क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हैं, इनको पढ़ लो, इन 6 बुक्स को पढ़ लो, इट्स ओके। बट अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, तो आप क्या करो कि जो 2 बुक्स मैंने आपको बताई थी ओल्ड में, एंशिएंट एंड मेडिवल की, ये पढ़ लो। मॉडर्न की स्किप करके आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ओके। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर में भी जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आर्ट एंड कल्चर में ये वाली, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। हालांकि पार्ट 2 भी आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस अब जो है प्रिडिक्टेबल नहीं रह गए हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द सिलेबस, सो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस। बट हाँ, दिस इज़ अ मस्ट बुक, पार्ट 1, यू कैन नॉट स्किप इट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि नितिन सिंघानिया को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है। स्टैंडर्ड बुक्स पे हम बेसिकली एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि वहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप देखो, अगर आप एनसीईआरटीज़ एक फ्लो में कवर कर लोगे ना, तो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो आपका अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट का रिविजन तो चल ही रहा है ना, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ कर रहे हो। तो एनसीईआरटीज़ को 1 गो में करना आराम से हो जाएगी, इतना वरी मत करना। सोसाइटी की अगर हम बात करें, वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, बट लेकिन प्रीलिम्स में भी थोड़ा ओवरलैप करता है, क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द करंट इवेंट्स एंड करंट इशूज़। इसमें भी जो क्लास 11 की 2 बुक्स हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिनका है दे कैन रीड इट, बट अदरवाइज फॉर जीएस यू डोंट हैव टू। क्लास 12 की जो दोनों बुक्स हैं, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका एक बेसिस, एक फंडामेंटल बनाएगी फॉर सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट। सो येस, डू रीड देम। वैसे तो ये मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम एट ऑल, सो यू कैन स्किप इट एंड फोकस ऑन करंट इवेंट्स एंड करंट इशूज, एंड दैट्स ओके। लास्ट, एनवायरनमेंट में बायोलॉजी के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जो लास्ट की यूनिट है एनवायरनमेंट के ऊपर जो फोकस है, वो आपको पढ़ना है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रेड बुक। शंकर पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, एनसीईआरटी ये ज़रूर पढ़ लेना। एंड अगर टाइम हो तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मार्केट में ओल्ड एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी के या ओल्ड बायोलॉजी की बुक है, उसके कुछ चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो मिल जाएँ तो वो ज़रूर पढ़ लेना। और मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम चैनल पे भी उस बुक को, या उस बुक को नहीं, एक्चुअली पीडी बुक मिल जाती है मार्केट में, बुक बोल रही हूँ मैं बार बार, ज़ेरॉक्स मिल जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, वो अटैच कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे मुझे जैसे ही मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बट हाँ मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आप वो हो सके तो प्लीज़ वो पढ़ना, उसके साथ पे इस बुक के चैप्टर्स पढ़ना और शंकर पढ़ना। टाइम अगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो अगेन, तो फिर आप दोनों में से वो वाली जो मैंने आपको बताई है या ये बताइए, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो,
और शंकर के साथ इसको फिर आगे कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है, ख़त्म होती है, जिसमें हमने NCERTs के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी NCERT पढ़नी है, और अगर आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी पढ़ सकते हो, कौन सी स्किप कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वैल्यूएबल टू यू एंड आपको इससे कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।